सन 1221 ईस्वी। मध्य एशिया में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल शक्ति तेजी से फैल रही थी। ख्वारज़्म साम्राज्य के पतन के बाद उसके अंतिम शासक जलालुद्दीन मंगबरनी ने मंगोलों का मुकाबला जारी रखा। परवान की लड़ाई में मंगोल सेना को पराजित करने के बाद उसकी स्थिति अधिक समय तक मजबूत नहीं रह सकी। चंगेज खान स्वयं उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा। सन 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर हुए संघर्ष में जलालुद्दीन पराजित हुआ और नदी पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर गया। अब दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सामने एक गंभीर कूटनीतिक चुनौती थी। एक ओर जलालुद्दीन मंगबरनी उत्तर पश्चिमी भारत में मौजूद था और दूसरी ओर चंगेज खान की मंगोल शक्ति सिंधु तक पहुंच चुकी थी। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन के साथ राजनीतिक गठबंधन दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के साथ सीधे टकराव की ओर ले जा सकता था। इल्तुतमिश ने सावधानी और तटस्थता की नीति अपनाई। उन्होंने जलालुद्दीन के साथ ऐसा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं किया जो दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में खींच लाता। इतिहासकार इस नीति को इल्तुतमिश की दूरदर्शी कूटनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। चंगेज खान के जीवित रहने तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम में आक्रामक विस्तार से भी परहेज किया। जलालुद्दीन लगभग 3 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में रहा और सन 1224 ईस्वी में फारस की ओर चला गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत तत्काल मंगोल आक्रमण के बड़े संकट से बच गई। लेकिन इल्तुतमिश की उपलब्धियां केवल मंगोल संकट से निपटने तक सीमित नहीं थीं। सन 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर पर अधिकार स्थापित किया। सन 1227 ईस्वी में मंडोर के विरुद्ध अभियान किया। सन 1228 ईस्वी तक उसने नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति को समाप्त कर सिंध और उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर से औपचारिक मान्यता और निवेश पत्र प्राप्त हुआ। इस मान्यता ने स्वतंत्र शासक के रूप में इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण वैधता प्रदान की। सन 1229 से 1231 ईस्वी के बीच उसने उत्तर पश्चिम और बंगाल की ओर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। सन 1232 ईस्वी में ग्वालियर पर अधिकार स्थापित किया गया। इसके बाद सन 1234 से 1235 ईस्वी के दौरान इल्तुतमिश की सेनाओं ने मालवा की ओर अभियान किया। इन सैन्य सफलताओं के साथ इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। उसके शासन में सैन्य और प्रशासनिक सेवा के लिए प्रशिक्षित तुर्क दास अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए गए। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत एक अधिक संगठित और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरी। इसी कारण अनेक इतिहासकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक या वास्तविक स्थापत्यकर्ता मानते हैं। फिर आया सन 1236 ईस्वी। लगभग 25 वर्षों तक शासन करने के बाद इल्तुतमिश का जीवन अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश का निधन हो गया, लेकिन उत्तराधिकार के प्रश्न पर वह पहले ही एक असाधारण निर्णय ले चुका था। उसके पुत्रों में उसे ऐसा उत्तराधिकारी दिखाई नहीं दिया जो सल्तनत को प्रभावी ढंग से संभाल सके। इसके विपरीत उसकी पुत्री रजिया ने अपनी प्रशासनिक योग्यता और राजनीतिक क्षमता से उसे प्रभावित किया था। इल्तुतमिश ने रजिया को अपने योग्य उत्तराधिकारियों में प्रमुख माना और उसे उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत बाद रजिया दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सकी। तुर्क अमीरों के प्रभाव में उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। उसका शासन बहुत कम समय तक चला। इल्तुतमिश का योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद अपने पिता के जीवन काल में ही सन 1229 ईस्वी में मर गया था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। रुकनुद्दीन शासन की जिम्मेदारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। वहीं उसकी माता शाह तुर्कान का दरबार और शासन पर प्रभाव बढ़ने लगा। शाह तुर्कान की नीतियों के कारण शाही परिवार और अमीरों के बीच असंतोष बढ़ता गया। कई प्रांतीय अधिकारियों ने भी
रुकनुद्दीन की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में राजनीतिक संकट गंभीर हो गया। इसी परिस्थिति में रजिया ने दिल्ली में अपने लिए समर्थन जुटाया। रुकनुद्दीन फिरोज का शासन समाप्त हुआ और नवंबर सन 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह एक असाधारण घटना थी। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला थीं जिन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में सल्तनत की सर्वोच्च सत्ता संभाली। लेकिन रजिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिंहासन प्राप्त करना नहीं थी। असली चुनौती थी सिंहासन की शक्ति को अपने हाथों में बनाए रखना। दिल्ली की राजनीति में इल्तुतमिश के समय से ही शक्तिशाली तुर्क अमीरों और दास अधिकारियों का गहरा प्रभाव था। इन प्रभावशाली तुर्क कुलीनों के समूह को इतिहास में तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा से जोड़ा जाता है। रजिया ने इन शक्तिशाली कुलीनों के प्रभाव को संतुलित करने और सुल्तान की केंद्रीय सत्ता मजबूत करने का प्रयास किया। उनके शासन की शुरुआत में ही इल्तुतमिश के पूर्व वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी और कुछ शक्तिशाली अमीरों ने उनका विरोध किया, लेकिन रजिया इस प्रारंभिक चुनौती से उबरने में सफल रहीं। इसके बाद उन्होंने प्रशासन में अपने समर्थकों और गैर तुर्क अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू किया। इसी सत्ता संघर्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम था जमालुद्दीन याकूत। याकूत हबशी मूल के एक गैर तुर्क अधिकारी थे। रजिया ने उन्हें अमीर ए आखुर के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। यह शाही अस्तबल और उससे संबंधित व्यवस्था का एक उच्च पद था। एक गैर तुर्क अधिकारी का इतने महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना तुर्क अमीरों के एक वर्ग को स्वीकार नहीं था। याकूत की बढ़ती स्थिति ने रजिया और तुर्क कुलीनों के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। लेकिन याकूत और रजिया के बीच कथित प्रेम संबंध की कहानियों को ऐतिहासिक तथ्य मानना उचित नहीं है। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ऐसा कोई प्रेम संबंध दर्ज नहीं करता। रजिया ने स्वयं को केवल दरबार तक सीमित रखने के बजाय स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। मिन्हाज उस सिराज ने भी रजिया की शासकीय क्षमताओं की प्रशंसा की। हालांकि उसने अपने युग की सामाजिक मान्यताओं के कारण एक महिला के शासक होने को लेकर आपत्ति भी व्यक्त की। रजिया के सिक्के और अभिलेख भी उनकी राजनीतिक वैधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्वयं को सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन रजिया की चुनौतियां केवल दिल्ली के दरबार तक सीमित नहीं थीं। प्रांतीय अधिकारियों की महत्वाकांक्षाएं भी केंद्रीय सत्ता के लिए खतरा बन रही थीं। और फिर आया सन 1240 ईस्वी। भटिंडा, जिसे उस समय तबरहिंद भी कहा जाता था, वहां के इक्तादार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तबरहिंद दिल्ली के आदेशों से नहीं चलेगा, अब यह सिर्फ मेरे निर्णयों से चलेगा। जहां पना तबरहिंद के इख्तादार मलिक अल्तुनिया ने खुला विद्रोह कर दिया है। दिल्ली की सल्तनत विद्रोहियों के आगे कभी नहीं झुकेगी। अब जवाब मैं स्वयं दूंगी। रजिया स्वयं सेना लेकर विद्रोह दबाने के लिए निकलीं, लेकिन इस अभियान के दौरान परिस्थितियां उनके विरुद्ध हो गईं। उनकी सेना के कुछ तुर्क अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। जमालुद्दीन याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। रजिया की अनुपस्थिति में दिल्ली में सत्ता का समीकरण बदल चुका था। उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। अब रजिया के सामने केवल कैद से निकलने की चुनौती नहीं थी, उन्हें अपना खोया हुआ सिंहासन भी वापस प्राप्त करना था। इसके बाद रजिया और मलिक अल्तुनिया के राजनीतिक संबंध बदल गए। दोनों ने विवाह किया और फिर दिल्ली की सत्ता वापस प्राप्त करने के लिए साथ आगे बढ़े। उन्होंने बहराम शाह की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन उनका अभियान सफल नहीं हुआ। अक्टूबर सन 1240 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता वापस पाने का रजिया का अंतिम प्रयास विफल हो गया। पराजय के बाद रजिया और अल्तुनिया कैथल की ओर चले गए और शीघ्र ही दोनों की मृत्यु हो गई। लगभग 4 वर्षों का रजिया का शासन समाप्त हो चुका था। लेकिन इतिहास में किसी शासक का महत्व केवल उसके शासनकाल की अवधि से निर्धारित नहीं होता। रजिया ने उस युग में दिल्ली सल्तनत की सर्वोच्च सत्ता संभाली,
जब राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग मुख्यतः पुरुषों के नियंत्रण में था। तलवारें गिनी जा सकती हैं, इरादे नहीं। आज इस सल्तनत पर किसी मर्द का नहीं, मेरे फैसलों का राज चलेगा। जिसे मेरी हुकूमत मंजूर नहीं, उसे वक्त जवाब देगा। उनका संघर्ष केवल एक महिला शासक और पुरुष अमीरों के बीच संघर्ष नहीं था। यह सुल्तान की केंद्रीय सत्ता और शक्तिशाली कुलीन वर्ग के राजनीतिक प्रभाव के बीच भी संघर्ष था। रजिया ने तुर्क कुलीनों के प्रभाव को संतुलित करने और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की राजनीति में शक्तिशाली अमीरों का प्रभाव एक बार फिर बढ़ गया। बहराम शाह के शासन में सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता संघर्ष जारी रहा। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इन्हीं वर्षों में दिल्ली की राजनीति में एक तुर्क अमीर की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। वह पहले सल्तनत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना और अंततः सन 1266 ईस्वी में वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। लेकिन बलबन के सिंहासन तक पहुंचने की कहानी समझने के लिए हमें रजिया की मृत्यु के बाद के उन लगभग 26 वर्षों को समझना होगा, जिनमें कमजोर सुल्तानों, शक्तिशाली अमीरों और सत्ता के लगातार बदलते समीकरणों ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति को एक नया रूप दिया।